सभी को राधे राधे। आ जाओ सब लोग। ये कहाँ गए पीछे वाले आज? क्या कह रहे हो? कहाँ पे? तो आपको ये पता है कि ये भंडारे में गए हैं? देख, तो भंडारा अब तक थोड़ी चल रहा है। तो भंडारा तो शाम को होता है। किसी दूसरे को आप जज नहीं कर सकते। कौन गया कौन नहीं गया, है ना? क्या पता? मतलब कंफर्म है कि आप जानते हो इनको? झूठ मूठ में कह दो। लास्ट बताओ कहाँ थे? अच्छा, समानता का अधिकार समाप्त हो गया। चलो आज नंबर 2 की तरफ चलेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार। हम पढ़ क्या रहे हैं पहले तो ये बताओ। मूल अधिकार क्या पढ़ रहे हैं? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। आज अपना दूसरा मूल अधिकार चलेगा, है ना? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 19 से 22 तक। अब हम इनको एक एक को देखेंगे। अब आ जाओ, क्लास में आ जाओ। आप भंडारा भूल जाओ, है ना? उसमें क्या क्या बनाया था वो भूल जाओ। अब 7 दिन तक कोई यज्ञ चल रहा है क्या? हाँ, ये बढ़िया है। ये बढ़िया है फिर। इन लोगों को बता दो, हम लोगों को बता दो, ताकि खाना नहीं बनाना पड़ेगा। शिवाजी स्कूल के पीछे, ये तो पास में ही है। चलो आ जाओ। देखो इधर। अब अपन मूल अधिकार पढ़ रहे हैं। मूल अधिकारों में पहला मूल अधिकार समानता का अधिकार हो गया। कौन सा हो गया? समानता का अधिकार हो गया। आप कैसे? मत करो, आ जाओ इधर। देखो इधर, समानता का अधिकार पढ़ लिया 14 से 18 तक। क्या सभी किसी भी विद्यार्थी को पहले ये बताओ, यहां तक कोई समस्या है क्या? कोई समस्या है तो पूछो, ताकि उसको दोबारा से अपन एक बार और देख ले। बाकी धीरे धीरे अब इनके प्रश्नों की भी चर्चाएं करेंगे आगे, है ना? जैसे ही टॉपिक समाप्त होगा, क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे। ये कंफर्म है, ये मत कहना आज की सर कब आएगा। अब फिक्स हो गया है। एक टॉपिक समाप्त, एमसीक्यूज तुरंत। एक टॉपिक जैसे ही मूलाधिकार समाप्त हो गए, उसके पूरे जितने आज तक प्रश्न बने हैं ना मौलिक अधिकारों से, वो पूरे एमसीक्यूज आपके सामने बोर्ड पे। ठीक है, अब दिक्कत नहीं होगी। 3-4 टॉपिकों को एक साथ नहीं लेंगे, इस क्लास में ही लेंगे। ऑनलाइन वाला सिस्टम बाद में देखेंगे, क्योंकि आपके लिए जरूरी है ये क्लास, है ना? ऑनलाइन वाले कम देख रहे हैं। आ जाओ सब लोग, बैठो। राधे राधे सभी को, राधे राधे। हाँ। हाँ, 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 2005 और से सर, अमेंडमेंट 2005 में हुआ है। 6 में इसको अप्लाई कर देते हैं। मैं कौन संविधान संशोधन की बात कर रहा हूँ। संशोधन कब हुआ? या ऐसे तो मैं बात करूं तो ये जो पंचायती राज वाला है 73 और 74, इनको बाद में लागू किया गया था। 1992 में हुआ था ये दोनों संशोधन, लेकिन लागू 1993 हुए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ, संविधान संशोधन कब होता है? उसमें क्या है, कभी कभार कुछ क्या हो गया ये।
आ जाओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, उसको भी क्लियर कर देंगे आपके, है ना। आ जाओ इधर। अब 19 से 22 तक एक एक अनुच्छेद को पढ़ेंगे अपन, एक एक अनुच्छेद को पढ़ेंगे कि कहां से क्या हुआ। वैसे समानता के अधिकार में हमने 14 से 18 तक अच्छे से डिटेल से देख लिया। मैं कह रहा हूं उनको आप पढ़ लो, बाहर से कुछ भी नहीं होगा, उनको पढ़ लो बस, नोट्सों को पढ़ लो, और गाइड वगैरह इनके चक्रों में मत पढ़ो। एक बार नोट्सों को तो तैयार करो, तुम्हारे पास जो है उसको तैयार करो। पहले क्या करते हैं विद्यार्थी, नोट्स भी है, ये इधर किसी कोचिंग का और ले आए, एक गाइड और ले आए, बोले एक और चाहिए मेरे को, ऑथेंटिक चाहिए मेरे को, और ऑथेंटिक गाइड ही ले आए, और फिर उनमें उलझे रहते हैं, इधर 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 कैसे करके। तैयार एक नहीं हो रहा, एक पर्सन को हर जगह पढ़ रहे नहीं, पहले जो है उसको तैयार कर लो, गलत सही जो भी है वो ये है ना। इसके बाद में जब इसका पता चल जाएगा ना, तब हम किसी दूसरे को पढ़ेंगे ना, तब अपने आप पता चलेगा, अच्छा ये, अरे वहां तो ये था, देखो अब अपने आप गलतियां दूर हो जाएगी। अच्छा अपने नोट्सों में तो ये था, वापस नोट्स देखोगे तो यहाँ ये है। अब एक पर्सन आपको पता चल गया कि कंफ्यूजन कर रहा है एक पर्सन, फिर आप क्या करोगे, फिर तीसरा उठाओगे, फिर आप फिर भी समझ में फिर आप किसी गुरु से पूछोगे जो पढ़ा रहा, सर ऐसे है, वो आपको बताएगा कि है क्या एक्चुअल में, ये कंफ्यूजन क्यों है, दूर करो। हो गया ना क्लियर। एक को पहले तैयार करो। अब क्या कर रहे हो आप, सबको पढ़ रहे हो, गलत कहा है पता ही नहीं चल रहा, चाहे गलत ही क्यों ना पढ़ रहे हो, है ना। एक बार जो है उनको तैयार करो, पहले नोट्स तैयार करो, फिर एक अच्छी सी गाइड देख लो, फिर आगे एमसीक्यूज देख लो, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। नोट्स मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। आ जाओ इधर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, फिर से एक एक करके पढ़ेंगे। हेडिंग लगाओ, ये हेडिंग सबने लगा ली क्या, आगे हेडिंग लगाओ वापस से, अनुच्छेद 19, एक एक अनुच्छेद को देखेंगे, है ना। वहां पर समानता की बात की गई थी, समानता के अधिकार में, यहां स्वतंत्रता की बात की जाएगी कि हम स्वतंत्र है, हमें मूल अधिकार प्राप्त है, हम न्यायालय में जा सकते हैं, है ना, हमें स्वतंत्रता है। कैसी कैसी क्या स्वतंत्रता है, इनकी चर्चाएं हम यहां करने वाले हैं। अनुच्छेद 19 लिख लो, और इसमें मैं बात करूं तो वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, 6 प्रकार की। मैं कह दूं सीधा सा कि वाक से संबंधित, है ना, बोलने से संबंधित। वाक से संबंधित 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। कहां उल्लेख है, अनुच्छेद 19 में। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है अनुच्छेद 19 में। अब वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है, देखो मैं बात करूं तो इसमें अनुच्छेद 19 का 1, देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि मूल संविधान जो है, कौन सा संविधान, मूल संविधान। समझना इस बात को, जब तक नहीं समझोगे, चाहे तुम लिख लो चाहे कुछ भी कर लो, याद नहीं होगा जब तक समझोगे नहीं कि एक्चुअल में है क्या। देखो अनुच्छेद 19 का जो 1 है ना, इसमें तो कह दिया कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है नागरिकों को, है ना, और इनके अधिकार है, मौलिक अधिकार है इनका 19 में। पर 19 का 1 ये कह रहा है कि मूल संविधान में कितने प्रकार की, 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख था। सात प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। कितने प्रकार की, 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। परंतु वर्तमान में, परंतु वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। छह प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अब बताओ क्या समझे। 19 तो ये कह रहा है कि वाक, बोलने से संबंधित, वाक का अर्थ होता है बोलना, है ना, बोलने से संबंधित या इसके आसपास जो भी है, वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है, कोई उसको रोक नहीं सकता, है ना।
कोई उनको उल्लंघन नहीं कर सकता उन स्वतंत्रताओं का, क्योंकि हमें मूल अधिकार प्राप्त है उन स्वतंत्रताओं को लेकर। यहां कह दिया 19 का 1 में कि मूल संविधान में 7 थी, परंतु हमने 1 कम कर दिया और वर्तमान में कितनी है? 6 है। एक कौन सी कम कर दिया मैं आगे बताऊंगा। संपत्ति रखने का अधिकार, है ना, इसको समाप्त कर दिया। हमें पता है संपत्ति के मूल अधिकार को जहां समाप्त किया था तभी इनको किया था, है ना, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, ये बात तो हो गई 19 के 1 में। अब हमें पढ़ना क्या है? पढ़ना क्या है? ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है। ठीक है, ठीक है, पहले इसको लिखते हैं फिर आगे चलते हैं। अनुच्छेद 19 लिखो। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में सीधा लिख दो वाक से संबंधित 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। सीधा लिख दो वाक से संबंधित। वाक का अर्थ तो समझते हो? अभी बात करेंगे 6 स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, वाक से संबंधित। कहते मीना वाक पटुता, ऐसे ही आता है क्या? बोलने में बड़ा अव्वल है ये विद्यार्थी, है ना। वाक से संबंधित 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को उल्लेख। एक लाइन खाली छोड़ दो, मैं उस पैर से ले लो, हाँ थोड़ा उठा लोगे क्या? ठीक है, एक लाइन खाली छोड़ के हेडिंग लगाओ अनुच्छेद 19(1). अनुच्छेद 19(1). ऑनलाइन वालों को भी गुड मॉर्निंग। लिखो अनुच्छेद 19(1). 19(1) में डैश करके लिखो मूल संविधान में, मूल संविधान में 7 प्रकार की, मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का, मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख था। मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख था, परंतु वर्तमान में, परंतु वर्तमान में, परंतु वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। परंतु वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। परंतु वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, अब देखो इधर, इनको समझना। ये 19 में कह रहा है 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, 19 का 1 कह रहा है 7 थी परंतु 6 कर दिया 19 के 1 में, है ना। अब आगे चर्चाएं करेंगे, जो अनुच्छेद की करेंगे वो इस प्रकार से करेंगे। देखो अनुच्छेद 19 का 1 और इसका भी क्या, ए। 1 में तो हमें पता है क्या कहा गया है। अनुच्छेद 19 के 1 में क्या कहा गया है बताओ देखें। 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी परंतु वर्तमान में कितनी है? 6 है। तो 1 के ए में बताया गया है कि पहली स्वतंत्रता कौन सी है, दूसरी कौन सी है, ऐसे करके, है ना। 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, उसमें यह हेडिंग लगा लो अनुच्छेद 19 का 1 का भी ए। अनुच्छेद 19(1), 1 का भी ए। और इसमें बताया गया है जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं उसमें पहली जो स्वतंत्रता है भारतीय नागरिकों को, वो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कौन सी है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका मतलब हो गया कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है साहब। आपको बोलने का अधिकार है। कहीं गए, आपका बोलने का मन किया तो आप कहोगे एक्सक्यूज मी सर, बोलिए बोलिए। यदि मैं कह दूं नहीं चुप रहो बैठो,
सर मिलेंगे अपन कहाँ? वहां अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 226 के तहत आपने मेरे को मेरा बोलने का हक छीन लिया आपने। नहीं कहते क्या कभी कभार, है ना? अब बोलने का हक सबको देते हैं, क्यों? हमें बोलने का अधिकार है, और यदि हमें कहीं बोलने नहीं दिया गया तो फिर हम देख लेंगे, क्योंकि हमारा क्या हुआ है? मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है। तो फिर और नहीं बोलने वालों के अच्छे अच्छे अनाज रह जाते हैं, ये कहावत है। ये तो हो गई अपनी पहली स्वतंत्रता। बात करेंगे दूसरे की, है ना? लिखो अनुच्छेद 19 का 1 और इसका भी क्या, पी लिखे दो एज इट इज। इसमें क्या है? सभा व सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का अधिकार। सभा व सम्मेलन करने का अधिकार, समझना है इस बात को। ये जो रैलियां निकलती है ना, देखा है क्या कभी? सभाएं होती हैं, बड़े बड़े नेता भी करते हैं, और कुछ आम लोग भी कभी कभार रैली निकाल देते हैं, है ना? जागो ग्राहक जागो, है कि नहीं है? तो ये रैली निकालते हैं तो इनको कोई रोक नहीं सकता क्या? क्यों नहीं रोक सकता? मूल अधिकार प्राप्त है क्या? जी हाँ सर, सभा और सम्मेलन आप कर सकते हो, परंतु मैं आगे बताऊंगा इन स्वतंत्रताओं पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, है ना? अनुच्छेद 19 का 2 और 19 का 3 इन पर प्रतिबंध लगाते हैं, 1 और 2 पे तीसरा प्रतिबंध लगाएगा, इन पर आगे चर्चाएं करेंगे। 19 का जो 3 है ना, वो इन पर प्रतिबंध लगाएगा, कैसे लगाएगा आगे चर्चाएं करेंगे। देखो इधर पहले इसको समझो। सभा व सम्मेलन करने का अधिकार है, सभी नागरिकों को सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं। सभा भी समझते हो और सम्मेलन भी समझते हो, दोनों एक ही बात है ना? आप रैलियां निकाल सकते हो, लेकिन अनुमति के तहत, ऐसे नहीं कि कहीं कोई दिक्कत है और आप उसके बीच में से रैली निकाल रहे हो, जनता परेशान हो रही है, आप रैली निकाल रहे हो, नहीं, प्रतिबंध लगाया गया। आगे चर्चाएं करेंगे कैसे क्या प्रतिबंध लगाया गया है। 1 और बी में लिख लो, सभा व सम्मेलन करने का अधिकार। लिख लिया क्या सबने? बहुत अच्छा, शाबाश। नंबर 3, तीसरी जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 की, वो है अनुच्छेद 19 19 का 1 और इसमें भी क्या, सी। इसमें है संघ या संगठन बनाने की शक्ति। संघ या संगठन बनाने का अधिकार। आप कोई भी संघ बना सकते हो, संगठन बना सकते हो, है कि नहीं है? संघ और संगठन क्या ही है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बनाते ही है लोग, है ना? एनजीओ, बड़े बड़े एनजीओ खोल रखे हैं, वो और क्या है, संगठन ही तो है। और संगठन के नाम पे आप कुछ भी कर सकते हो। बस ऐसे है कि लोक व्यवस्था, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। बाकी आप इन स्वतंत्रताओं का प्रयोग कर सकते हो, जो मैंने बात बोली है उनको खतरा नहीं होना चाहिए। राष्ट्र की संप्रभुता, आप ऐसा संगठन बना लिए जो भारत की संप्रभुताओं को खतरा कर रहा है, तो ये समाप्त हो जाएगा आपका मूल अधिकार। समझ गए क्या? ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें लिख लिया क्या, संघ या संगठन बनाने की अधिकार? नहीं लिखा तो लिख लो सर जी, है ना? आगे चलते हैं, अनुच्छेद ये नंबर 4, अनुच्छेद 19 का 1 और इसका भी डी। इसमें है घूमने फिरने का अधिकार। आप कहीं भी आ जा सकते हो भारतीय क्षेत्र में, है ना? देखो, घूमने फिरने का अधिकार। आप भारत के क्षेत्र में कहीं भी आ जा सकते हो, बशर्त आपके पास आ जाने का खर्चा होना चाहिए, है कि नहीं है? आप कह दो कि हमें तो सांवरिया सेठ जाना है, अधिकार है हमें,
अधिकार है तो कोई बात नहीं, जाओ, कौन मना कर रहा है, जाओ ना, बस किराया होना चाहिए अपने पास। क्या कह रहे हो? वो भी होगा एक दिन, है ना। मेहनत करो और फिर करो, पैसे कमाओ खूब। घूमने फिरने का अधिकार लिख लो। देखो हर एक विद्यार्थियों को विद्यार्थी जीवन में अनेक मौके मिलते हैं बिगड़ने के और सुधरने के। ये जिसने सुधरने का अपना लिया ना रास्ता कुछ समय के लिए, वो अपने शौक बाद में पूरा कर लेगा। और जो पहले ये सोच लेता है कि नहीं मुझे तो घूमना है पहले, क्या पता कल जीवन हो ना हो, यदि यही है तो फिर ऐसे ही जियो, है ना। वैसे भी लोग बार बार ये कह देता हूँ ना मैं, तुम पढ़ लो क्या हो, कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर क्या पढ़ने की बात कर रहे हो, 2026 में तो दुनिया खत्म है। ये गया आधा 2026 तो। घूमने फिरने का अधिकार। नंबर 5, अनुच्छेद 19 का 2, ओ सॉरी 1, इसमें ABCDE। घूमने फिरने का अधिकार, इसमें है आवास का अधिकार। आवास का अधिकार किसे कहेंगे, देखे बताओ। हम घूमने गए जम्मू कश्मीर, और वहां पर वो जो जगह है वो हमें अच्छी लगी, अच्छी लगी तो हम वहीं बस गए। कहां बस गए? वहीं बस गए, वहीं विवाह कर लिया और वहीं जीवन व्यापन कर रहे हैं, क्योंकि हमें अधिकार प्राप्त है। हम भारतीय क्षेत्र में कहीं भी आ जा सकते हैं। 2019 से पहले हम वहां नहीं रह सकते थे। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया था ना 2019 में, उससे पहले वहां हम खरीद नहीं सकते थे प्रॉपर्टी। अब उसके बाद में वो समाप्त कर दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, अब आप वहां प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो। भारत के क्षेत्र में कहीं भी आप रह सकते हो, जा सकते हो, भारतीय क्षेत्र में। ऐसे नहीं अमेरिका चले जाए, अधिकार प्राप्त है, वहां अधिकार नहीं लागू होते आपकी, ये भारतीय संविधान में है, वहां का फिर वहां संविधान चलेगा। लिख लो आवास का अधिकार। आवास का मतलब हो गया रहने का अधिकार। अनुच्छेद 19 का 1, F। इसमें क्या करना है देखो, इसे समाप्त कर दिया वर्तमान में, है ना। एफ को समाप्त कर दिया। इसमें है संपत्ति रखने का अधिकार, लिख तो लो आप, संपत्ति रखने का अधिकार। आप 1978 से पहले संपत्ति रख सकते थे, कितनी संपत्ति रख लो, है ना, किसी को दो ही मत। परंतु बाद में संविधान संशोधन करके इसको समाप्त कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट चाहे तो जनता के हित के लिए या कोई सही कार्य के लिए आपसे संपत्ति ले सकती है। पहले क्या था? अधिकार प्राप्त था। जैसे ही अपना अधिकार का आनंद होता हम सर्वोच्च न्यायालय चले जाते, बोले गवर्नमेंट ने हमारा अधिकार छीना है। फिर न्यायालय आदेश देता कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रहा है जब इनको अधिकार है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने यह संशोधन करवा दिया और कहा कि अब रखो तुम संपत्ति, है कि नहीं है, रखो संपत्ति, अब हम ले सकते हैं। जैसे कभी कभार कोई रोड बन रही होती है, उसमें आपकी जमीन आ रही है, तो आप ये कहो मेरी जमीन है मैं क्यों दूंगा, पहले कह सकते थे, लेकिन अब नहीं, आप जाएगी तो जाएगी, बस आपको बशर्त वहां जो रेटे हैं उसके अनुसार मुआवजा मिल जाएगा। समझ गए क्या? ठीक है, लास्ट वाली जो स्वतंत्रता, इसमें कोष्टक में लिख दो, इसमें नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखो, इसी में ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे देखो, ऐसे, और लिख दो इसे 44वें संविधान संशोधन, ऐसे डैश करके इसी में लिख दो, इसे 44वें संविधान संशोधन लिखो। किसकी बात कर रहा हूं मैं? इसकी, इधर ऐसे लिख देना चाहे, और वर्तमान में ये नहीं है स्वतंत्रता, इसमें लिखो इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 1978 द्वारा
समाप्त कर दिया है। 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया है। समाप्त कर दिया है, ठीक है। आ जाओ नंबर 7, अनुच्छेद जी। इसमें लिख दो व्यापार व व्यापार व वाणिज्य का अधिकार लिख दो। व्यापार व वाणिज्य का अधिकार, आप भारत के किसी भी क्षेत्र में जाके व्यापार कर सकते हो, बशर्ते आपके पास व्यापार करने के लिए पैसे होने चाहिए। इसका मतलब कुल मिला के बात यह है कि कोई भी कार्य उठा के देख लो, पैसे तो चाहिए। पैसे के बिना कुछ भी नहीं हो रहा, है ना। रुपए जरूरी है। कोई कहता है रुपया रुपया क्या करेगा, है रुपया क्या कुछ नहीं कर सकता है, बताओ देखिए एक भी काम रुपया नहीं कर सकता है तो कोई कह सकता है क्या। रुपया इंसान बना देता है, रुपया इंसान को हैवान बना देता है ना, राक्षस बना देता है। तो रुपया ही कर रहा है सब कुछ, है कि नहीं है। मेरे पास पैसे होते तो मैं यहां थोड़े आता है, बताओ सर। अरे पावड़ा है क्या, अरे बोलते ही नहीं है। जिसके पास पैसे है ना उसके लिए कोई बोल के दिखाए, कुछ भी कर दे वो। अरे सर तुम आना कभी सामने किसी पैसे वाले के सामने, आपको वहां पहुंचने ही नहीं देंगे। पैसे वाला है ना वो आपको वहां पहुंचने ही नहीं देगा। कौन है, किससे पूछ। मैडम आजकल का जमाना ये है, आजकल मामला है। अरे पैसे वाले की कोई बात ही नहीं करता, इज्जत कहां से आएगी। बात ही नहीं करनी। अभी रुको, अभी अभी आपके पास समय है ना। आप इस बात को समझने में थोड़ा समय लगेगा। अभी आप यहां नहीं आए, जिस दिन आप इस पोजीशन पे आओगे समझ जाओगे कि पैसे से क्या कुछ नहीं हो सकता। लिख लिया क्या सर, वो तो कैसे ही नहीं होगा। आजकल पैसों से लगभग आधा मरा या मरने वाला है, उसको बचाया जरूर जा सकता है पैसों से। पर जिसके, वो तो सर वो तो फिक्स है, उसकी लाइन है, लाइफ लाइन है। वो क्या, हाँ, तो वो लास्ट देखो। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो, प्रकृति ने जो बनाया है। अब आप कहोगे सर पैसे हैं तो आप कुछ भी कर लो, ऐसे नहीं। प्रकृति ने जो बनाया है वो तो बनाया रहेगा, है ना। वो तो हम उससे कुछ छेड़छाड़, पैसे वाला क्या, वो तो गरीब भी नहीं कर सकता। लेकिन और जाके जो इंसान बना रहा है वो पैसों से बदला जा सकता है। कोई बात नहीं, इससे किसी भी घटना का इस पैसों से कोई तात्पर्य नहीं है। ठीक है, आ जाओ इधर। लिख लिया क्या। ये हो गई अपनी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। यहां 7 है, दिख रही है के 7, लेकिन कौन सी समाप्त हो गई। इसका मतलब वर्तमान में कितनी स्वतंत्रताएं प्राप्त है, समझ में आ गया क्या। ठीक है, तो देखो इधर, इन स्वतंत्रताओं को पढ़ लिए। अब बशर्त इनमें यह है कि यदि इन स्वतंत्रताओं का किसी भी प्रकार से इन पर प्रतिबंध लगाया गया है, किन बातों को लेकर। एक तो लोक व्यवस्था डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। लोक व्यवस्था मतलब कोई कानूनी व्यवस्था चल रही है और आप कह दो उस कानूनी व्यवस्था में मुझे तो सभा करनी है, क्या ही करूंगा मैं सभा। नहीं, लोक व्यवस्था, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता प्रभावित नहीं होनी चाहिए आपकी स्वतंत्रताओं से। यदि ये प्रभावित है तो उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लिख लो नीचे वाले लाइन में डैश करके। लिखो अनुच्छेद 19 का 2। लिखो इसमें, इसमें लिखो इन सभी स्वतंत्रताओं पर, इन सभी स्वतंत्रताओं पर
इन सभी स्वतंत्रताओं पर, इन सभी स्वतंत्रताओं पर लोक व्यवस्था, इन सभी स्वतंत्रताओं पर लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, राष्ट्र की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, राष्ट्र की संप्रभुता। समझते हो क्या संप्रभुता क्या है? राष्ट्र की संप्रभुता और एकता व अखंडता, एकता व अखंडता के आधार पर, के आधार पर, के आधार पर प्रतिबंध लगाया जाता है, के आधार पर प्रतिबंध लगाया जाता है। 19 का 2, इसका 3, दोनों बातें हैं, है ना? लोक व्यवस्था, राष्ट्र संप्रभुता और राष्ट्र की संप्रभुता और एकता व अखंडता के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब ये बातें हम पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं ना? बताओ संप्रभुता का अर्थ क्या है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रस्तावना में पढ़ाया है मैंने आप लोगों को। बताओ इसका अर्थ क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, शायद दूसरी प्रस्तावना की दूसरी शब्दावली थी ये। पहली तो थी हम भारत के लोग, फिर दूसरी थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संप्रभुता का मतलब हो गया भारत की आंतरिक और बाहरी शक्ति, मतलब कि इससे प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ये जो मामले हैं आंतरिक और बाह्य मामले, ये आपकी इन स्वतंत्रताओं से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, है ना? कहीं पता चले आपने कोई ऐसी स्वतंत्रता अपना ली जिससे अपने विदेशों में दिक्कत हो गई, तो बाहरी मामला हो गया, लगाया जा सकता है। राष्ट्र की एकता बनी होनी चाहिए इसमें, है ना? हम सब एक है की भावना, हम की भावना होनी चाहिए सब में। ऐसे नहीं तुम ऐसी सभाएं कर रहे हो जिसमें फूट पड़ रही हो, नहीं। अखंडता, बिल्कुल एक होना चाहिए भारत, भारत के खंड नहीं होनी चाहिए आपकी इन स्वतंत्रताओं की वजह से। यदि ऐसी दिक्कतें हो रही है तो आपकी वो स्वतंत्रताएं निरस्त मान ली जाएगी। ये था अनुच्छेद 19। इसी के साथ हम आगे चलते हैं अनुच्छेद 20, हेडिंग लगाओ। इसमें है अपराध दोष सिद्धि से संरक्षण प्राप्त। लिख लो क्या कह रहे हो? अपराध दोष अपराध दोष सिद्धि में संरक्षण प्राप्त। क्या स्वतंत्रता वाला सबको समझ में आ गया क्या? अनुच्छेद 19 अच्छे से याद कर लेना, ज्यादा कुछ नहीं है, एक दो बार जैसे बोलोगे ना, जैसे स्टार्टिंग से ऐसे समझना कि है ना, पहले बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार था, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना? फिर घूमने फिरने, वो सभा सम्मेलन करने, फिर संघ संगठन, फिर घूमने फिरने, फिर रहने, फिर आगे वाला समाप्त या संपत्ति रखने, और फिर व्यापार करने। ऐसे सीक्वेंस से याद हो जाएगा। पहले सभा करेंगे, फिर संगठन बनाएंगे, ऐसे करके, है ना? ऐसे सीक्वेंस से। अपराध दो सिद्धि में संरक्षण प्राप्त, बताओ इससे क्या मतलब है? अनुच्छेद 20 ये कहता है कि यदि आपने कोई अपराध कर दिया, मान लो अपराध कर दिया, अब आपको इसमें संरक्षण प्राप्त है। बोले कैसे? आपने आज जो अपराध किया ना, उसकी जो सजा होगी ना, वो आज के तहत ही होगी। जैसे मान लो मैंने आज कोई अपराध कर दिया और उसकी सजा है 1 वर्ष की, अभी 1 वर्ष की सजा है उसकी, लेकिन मेरा केस चल रहा है 6 महीने हो गए और उसमें कुछ बदलाव हो गया कानून में, और अब उसी अपराध की अब वर्तमान में सजा है 10 साल। बताओ मुझे, अब मेरी सुनवाई हो रही है 6 महीने बाद, और मेरी केस की सुनवाई हो रही है
अब उस केस की जो मैंने अपराध किया ना उसकी है 10 साल की सजा, और जब मैंने ये अपराध किया था उस समय थी 1 वर्ष की सजा। आज मेरे उस केस की सुनवाई हो रही है, तो बताओ मुझे 10 साल की सजा सुनाएंगे कि 1 साल की? 1 साल की। क्यों? जिस समय आपने अपराध किया है उस समय जो प्रचलित कानून होगा उसी के अनुसार आपको सजा मिलेगी। एक अपराध की एक ही बार सजा मिलेगी, ऐसे नहीं कि आपने आज अपराध किया एक, और उसकी एक तो दे दी 6 महीने पहले 1 साल की, 6 महीने बाद में उसका नियम बदल गया और 10 साल की और सुना दी। बोले अब नियम बदल गए, 10 साल और, पहले 1 साल की थी अब ये 10 साल की हो गई। नहीं भाई, मैंने अपराध जब किया था उस समय उसमें क्या प्रावधान था कानून में, उसी के तहत, क्योंकि हमें क्या है, संरक्षण प्राप्त है। एक अपराध की एक बार ही सजा मिलेगी, 2 बार नहीं। मैंने एक अपराध किया उसकी एक ही बार सजा, ऐसे नहीं 6 महीने बाद में थोड़ा केस कट और मजबूत हो गया और इसको सजा सुना दो, नहीं। यदि उसने सेम एज इट इज दूसरा अपराध किया है, सेम दूसरा अपराध कर दिया, तो उसकी सजा फिर उस समय प्रचलित कानून के तहत सुनाई जाएगी। समझ गए क्या? इसका मतलब 2 सजा, 2 अपराध होंगे तब 2 बार सजा। तो क्या है, अपराध 2 स्थिति में संरक्षण प्राप्त बताया गया कि यदि आपने अपराध कर दिया तो उसमें संरक्षण प्राप्त है। हेडिंग लगा, ये लिख लो एक बार, हेडिंग नहीं है, लिख लिया क्या? उसमें नीचे वाली लाइन में डैश करके लिखो, इसमें लिखो, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, या नागरिक हो गया या, हाँ, किसी व्यक्ति के द्वारा, इसमें ही अपराध 2 स्थिति में नीचे वाले लाइन में डैश करके लिख लो, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध किए जाने पर, किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध किए जाने पर अपराध किए जाने पर उसको सजा, को सजा उस समय, उसको सजा उस समय प्रचलित कानून के तहत दी जाएगी। उस समय प्रचलित कानून के तहत दी जाएगी। अर्थात, अर्थात इसी लाइन में लिखो, अर्थात, अर्थात, अर्थात एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती। अर्थात एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। एक अपराध किया तो एक बार ही सजा मिलेगी, 2 बार नहीं, क्योंकि हमें संरक्षण प्राप्त है। बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं है? तो फिर यही है, इतना ही। 21 में आ जाओ, अनुच्छेद 21, हेडिंग लगा लो। अनुच्छेद 21 कहता है, प्राण एवं देहिक की स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार। लिख लो, प्राण एवं देहिक की स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? जीवन जीने का अधिकार, आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता है। क्या समझे? और ये सबसे महत्वपूर्ण है अपने लिए। कैसे? देखो इधर,
है ना। कहा गया है इसमें, इसमें थोड़ा देखते चलो, समझते चलो। इसमें कहा गया है कि जो राज्य है ना, राज्य, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं फिर अच्छे से लिखवा दूंगा। राज्य विधि द्वारा, है ना, विधि द्वारा स्थापित, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही, के आधार पर जीवन जीने के अधिकार से वंचित कर सकता है, से वंचित कर सकता है। समझना इस बात को, वंचित कर सकता है, अन्यथा और किसी प्रक्रिया से नहीं। और किसी प्रक्रिया से नहीं कर सकता। समझो इस बात को। पहले तो मुझे ये बताओ आप लोग कि ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है कहां से ली गई है? विधि को मैं कानून भी कह सकता हूं। कानून की प्रक्रियाएं कहां से ली गई है? कानूनी प्रावधान कहां से लिए गए? नहीं लिखवाया? नहीं लिखवाया? हाँ, जापान। हाँ जी, जापान। नहीं लिखवाया क्या ये? जापान, जापान नहीं लिखवाया क्या कानूनी प्रक्रियाएं? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि को कानून ही कहते हैं। विधि का शासन तो हमने ब्रिटेन से लिया था, लेकिन विधि की प्रक्रिया कहां से ली है? कानूनी प्रक्रियाएं। दिखाया नहीं? अरे विधि को कानूनी प्रावधान ही कहते हैं, प्रावधान प्रक्रिया, है ना। समझना है, यही तो है। विधि की जगह कानून लिखा हुआ आ जाए, मैं कह रहा हूं विधि कह दो चाहे कानून कह दो, बात एक, ये बहुत पहले से कहता आ रहा हूं मैं, बस समझना जरूरी है। ठीक है, कोई बात नहीं। इधर आ जाओ, ये लाइन लिखते हैं फिर आगे चलते हैं। पहले लिखो, ये तो लिख लिया क्या ऊपर वाली लाइन? जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 20 में लिखो, इसमें 21 में नीचे वाले में, राज्य, राज्य, राज्य भारत के किसी भी नागरिक को, राज्य भारत के, राज्य भारत के किसी भी नागरिक को, राज्य भारत के किसी भी नागरिक को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर जीवन जीने के अधिकार से, जीवन जीने के अधिकार से वंचित कर सकता है, वंचित कर सकता है, अन्यथा और किसी भी प्रक्रिया से नहीं कर सकता। अन्यथा और किसी, और अन्य किसी भी प्रक्रिया से वंचित नहीं कर सकता। मैं समझाऊंगा इसको डिटेल से, कैसे वंचित करेगा और कैसे नहीं। आगे सर्वोच्च न्यायालय में इससे संबंधित मामले आते हैं, फैसला सुनाता है सर्वोच्च न्यायालय। अरुणा शानबाग का कभी नाम सुना है क्या? अरुणा शानबाग केस, कोई बात नहीं, अभी बताता हूं मैं। स्थापित प्रक्रिया से वंचित नहीं कर सकता, सुन लिए? अब सुनो इधर, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए, सिर्फ सुनना है ना, एक बार सुन लो फिर बाद में लिखवाऊंगा। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए कहा, उसने सर्वोच्च न्यायालय क्या कहा देखो, 1978 में कह रहा है वो कि जीवन तो पशु भी जीते हैं। कौन जीते हैं? पशु भी जीवन जीते हैं। मानव को मानव होने के नाते, मानव को मानव होने के नाते कुछ गरिमामय जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। ऐसे तो एक पशु भी जी रहा है, एक मानव भी जी रहा है,
फिर क्या ही अंतर है, इतने ही अधिकार इनको प्राप्त कर दो, पशुओं को भी। अरे मानव को कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई मानव है, मानव को यह मिलना चाहिए। ऐसे व्याख्या करते हुए कहा कि गरिमामय जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। और गरिमामय जीवन जीने के अधिकार में क्या क्या शामिल है मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले तो बताओ, मैं बता देता हूं, लगभग सभी बातें जो स्वतंत्रता में अपने पढ़ी है ना वो तो है ही है। इसके अलावा आप किसी विदेश जा सकते हो, आप अच्छी नींद ले सकते हो, है ना, आप शुद्ध पेयजल, शुद्ध जल, समझ गए, आपको गोपनीयता का अधिकार है, निजता का अधिकार है। आपकी कोई गोपनीयता को यदि कोई खोल रहा है तो वो अपराध कर रहा है, समझ गए क्या। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, आप सूचना प्राप्त कर सकते हो। गरिमा में जीवन है भाई, मुझे नहीं पता, मुझे बताओ, मैं मानव हूं, पशु थोड़ी हूं, मुझे बताओ मेरा क्या अधिकार है। सूचना मांग सकता है वो किसी से भी। ये कुछ ऐसे हैं। स्वास्थ्य का अधिकार, हमें अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, ये हमें अधिकार है मानव होने के नाते, समझ गए क्या। इन बातें की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। और समझो इसके बाद में क्या हुआ, इसमें यह कह दिया कि मानव को गरिमामय जीवन या जीवन जीने का अधिकार। अब अनुच्छेद 21 सिर्फ और सिर्फ जीवन जीने का अधिकार देता है, मरने का नहीं। अब कोई ये कह दे मुझे तो मरना है, कोई रोक के दिखाओ, रोक के दिखा देंगे, कह दो देख एक बार, और तुम मर भी रहे हो तो वो अपराध कर रहे हो, क्योंकि संविधान क्या देता है, जीवन जीने का अधिकार देता है, मरने का नहीं देता। अब मामला आ गया एक 1973 में मुंबई में एक अस्पताल है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, उसमें एक नर्स थी जिसका नाम था अरुणा शानबाग, सिर्फ सुनना है, कल लिखवाऊंगा मैं डिटेल से। अरुणा शानबाग वहां नर्स थी, तो उसके सिर पे चोट लग गई, सिर पे लग गई, तो वो अचेत अवस्था हो गई, मतलब वो की क्या कहते हैं उसको, कोमा में चली गई। वो कोमा में चलने के बाद में 73 में, सुनना इधर, 1973 में, उसके बाद में वो अचेत अवस्था में रही 2011 तक। कोई व्यक्ति इतने दिनों तक सिर्फ वेंटिलेटर पे पड़ा है, और डॉक्टर ये कह रहे हैं इसका 1% आ जाए तो आ जाए, नहीं वो भी नहीं है। फिर ये मामला गया सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में कहा कि ये जो पेशेंट है ये जीने की संभावना नहीं है बिल्कुल भी, तो आप इनको इच्छा मृत्यु दे दो। बोले आपका संविधान ये कहता है सिर्फ जीने का अधिकार, आप यदि कह दो तो ये इसका लाइफ सिस्टम है वो हटा दे, जो सपोर्ट कर रखे हैं वेंटिलेटर ये हटा दे, और ये अपना जीवन समाप्त हो जाए इसका, क्योंकि ये नहीं जिएगा, सिर्फ अब कुछ मतलब नहीं है। उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया कि नहीं, संविधान जीवन जीने का अधिकार देता है, इच्छा मृत्यु का अधिकार नहीं देता। परंतु ये मामला और चला आगे, और मामला आ गया 2018 में। यही मामला अरुणा शानबाग केस की याचिका आ गई 2018 में। 18 में फिर सर्वोच्च न्यायालय फिर से इस पर इसकी व्याख्या करते हुए कहा, अरुणा शानबाग की याचिका की, उसमें कहा कि भारत में पेसिव यूथेनेसिया, इसका हिंदी अर्थ है इच्छा मृत्यु, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की इजाजत दी। कि ठीक है, यदि ऐसी स्थिति है कि 1% भी जीने का वो नहीं है, संभावना बहुत वर्षों से चल रहा है, तो उसको निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के तहत उसका जीवन समाप्त किया जाए। एक तो होता है पैसिव यूथेनेसिया, एक होता है एक्टिव यूथेनेसिया, है ना। पैसिव का मतलब हो गया निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, मतलब कि धीरे धीरे इसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाओ और फिर इसका जीवन समाप्त करो। जैसे आज इसके एक बार कुछ 2 घंटे के लिए वेंटिलेटर पे हटाया, फिर लगा दिया, फिर धीरे धीरे इसके जो भी इंजेक्शन चल रहे हैं वो बंद कर दो, धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा के उसका जीवन समाप्त करो, ये इजाजत दी। एक्टिव यूथेनेसिया की इजाजत नहीं दी। इसमें क्या है, सीधा इंजेक्शन लगाओ या कोई दवाई दो और जीवन को समाप्त कर दो, इसकी इजाजत नहीं दी। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय ने अरुणा शानबाग केस में 2018 में पैसिव यूथेनेशिया, मैं लिखवाऊंगा कि एक्टिव क्या है, पैसिव यूथेनेशिया क्या है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की इजाजत दी, अरुणा शानबाग, उसको समाप्त किया गया जीवन को, है ना। ये था अपना अनुच्छेद 21। इसकी चर्चाएं कल करेंगे, ये थोड़ा लंबा है, इससे बार बार प्रश्न बनते हैं कि एक बार पूछ लिया था एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया क्या है। इसकी चर्चाएं हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। कल हम इसको भी समाप्त कर लेंगे, स्वतंत्रता के अधिकार को। थैंक यू।